तो दोस्तों हमने पढ़ा उत्पत्ति ह्रास जो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के बारे में। उस नियम को अपन एक टेबल और एक डायग्राम के द्वारा इसकी व्याख्या करेंगे। हमने नियम की मान्यता में पढ़ा था कि टेक्नोलॉजी दी हुई होनी चाहिए, साधनों के अनुपात स्थिर रहने चाहिए, परिवर्तनशील जो साधन है उसकी इकाई एक समान होनी चाहिए, तो उस पर ये नियम लागू करेगा। तो हमने देखा, अगर देखो आप एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल के अंदर हम दिखा है एक साधन, हम दो साधन लिए, भूमि और श्रम ली। भूमि को हमने क्या माना, स्थिर माना, एक 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 दिखा रखा है। श्रम की मात्रा हमने परिवर्तनशील मानी, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक मानी हुई है। इनसे अपन जब एक इकाई भूमि पर एक श्रम लगाएंगे तो कुल उत्पत्ति 6 होगी। कितनी होगी? 6। और सीमांत भी कितनी हो जाएगी? 6। मैंने पहले अध्याय में बढ़ा रखा है, 6 इकाई होगी। और औसत भी कितनी हो जाएगी? 1। जब एक इकाई भूमि हमारी स्थिर है, उस पर 2 इकाई श्रम लगाएंगे तो उत्पादन कितना हो जाएगा? 14। सीमांत कितना हो जाएगा? 14 - 6 बराबर 8, सीमांत मुक्ति हो जाएगी। और औसत कितना हो जाएगा? 14/2 बराबर 7। उसी प्रकार एक इकाई पर 3 श्रमिक लगाएंगे तो उत्पादन हो जाएगा 24। तो सीमांत कितनी हो जाएगी? 24 - 14 बराबर 10, और औसत हो जाएगा 24/3 बराबर 8। उसी प्रकार चौथी इकाई लगाएंगे तो कुल उत्पादन होगा 32, सीमांत हो जाएगा 8, औसत हो जाएगा 8। 5 लगाएंगे तो उत्पत्ति हो जाएगी 38। कितनी हो जाएगी? 38, और सीमांत हो जाएगा 6, और औसत हो जाएगा 7 से 3/5। और 6 इकाई लगाएंगे तो कुल उत्पादन बढ़ जाएगा 42, और औसत सीमांत हो जाएगा 4, और औसत हो जाएगा 7। 7 इकाई श्रमिक लगा देंगे तो कुल उत्पादन हो जाएगा 44 44, और सीमांत हो जाएगा 2, और औसत कितना हो जाएगा? 6 से 2/7। और उसी भूमि पर 8 श्रमिक लगा देंगे तो उत्पादन कितना रहेगा? 44 ही रहेगा, अर्थात उत्पादन बराबर रहा। तो सीमांत क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। औसत कितना हो जाएगा? औसत घट जाएगा, 5 से 1/2 हो जाएगा। और उसी भूमि पर 9 श्रमिक लगा देंगे तो उत्पादन क्या हो जाएगा? घट जाएगा, 42 हो जाएगा। और कितना सीमांत कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा। 42 - 44 बराबर -2, और औसत कितना हो जाएगा? 4 से 2/3 हो जाएगा। इसी प्रकार 10वां लगाएंगे तो और इसमें भी क्या कुल उत्पादन कम हो जाएगा, और सीमांत माइनस हो जाएगा, और औसत भी कम हो जाएगा। ऊपरी सारणी में जो कुल उत्पत्ति को दिखाया गया है उसके अंदर हमने सीमांत औसत को ज्ञात किया गया है। तो इसके अंदर देखो आपकी एक सीमा तक बढ़ता है, सीमा तक 7 इकाई तक उत्पादन बढ़ता है, 7 इकाई तक उत्पादन बढ़ता है। उसके बाद क्या हो जाता है? कम हो जाना शुरू हो जाता है। पहले क्या एकदम तीव्र गति से 3 इकाई तक तीव्र गति से बढ़ता है, 6 14 और 24। तो सीमांत कितना हो जाएगा? 6 8 10, एकदम बढ़ गया, 6 8 10 बढ़ गया। उसके बाद क्या? फिर चौथी इकाई में कुल तो बढ़ रहा है परंतु सीमांत कम हो गया। सीमांत क्या हुआ है? कम हो गया। तो इससे इसकी अवस्था तय होती है। इससे क्या होती है? अवस्था तय होती है। अवस्था क्या होती है? तय होती है। तो इसको अपन एक डायग्राम के द्वारा दिखाएंगे। तो ये डायग्राम दिखा रखा हमारे सामने। ऊपरी चित्र में देखो, एक वो एक्स पर हमने कुल उत्पत्ति को श्रम की इकाई ले रखी है, और वाई एक्स पर हमने MP और AP ले रखा है। ऊपर के वक्र में हमने कुल उत्पत्ति को दिखा रखा है, नीचे के वक्र में औसत और सीमांत उत्पत्ति को दिखा रखा हमने। तो अब देखिए, जैसे एक चित्र में दिखा रहा है, पहले वक्र में O से A बिंदु तक जो हमारा 3 इकाई तक था, तीव्र गति से बढ़ता है। कितना तीव्र गति से बढ़ता है? फिर चौथी इकाई शुरू O से D तक तीव्र गति से बढ़ता है। उसको प्रथम अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम अवस्था कहते हैं। वहाँ पर देखो, चौथी इकाई भी देखिए आप, एक इकाई भूमि पर 4 इकाई पर श्रम लगाते हैं तो कुल उत्पादन 32 होता है। कितना होता है? 32 होता है। सीमांत 8 होता है, औसत भी 8 होता है। अर्थात जहाँ पर औसत वक्र और AP वक्र, जहाँ AP वक्र और MP वक्र एक दूसरे को बराबर हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, अर्थात अपन कह सकते हैं AP वक्र MP वक्र को काटता हुआ आगे बढ़ जाता है। अर्थात जिस बिंदु पर काटता है वो उस बिंदु पर दोनों इक्वल हो जाते हैं। उस बिंदु तक कुल उत्पादन तीव्र गति से बढ़ता है। वो बिंदु हमारे इस चित्र में देखिए O से D तक दिखाया हुआ है। O से D तक उत्पादन तीव्र गति से बढ़ता है, उसकी सीमांत उत्पादन कैसी होती है? ज़्यादा होती है। 6 8 10 एकदम बढ़ रहा है। उसके बाद क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कम कितना हो जाएगा? जहाँ तक MP शून्य होता है, जैसे 8वीं इकाई देखिए, 8वीं इकाई में 44 हो रहा था और 7वीं इकाई में 44 हो रहा था, तो सीमांत उत्पादन कितनी हो जाएगी? 8वीं की 0 हो जाएगी। तो अर्थात MP वक्र C बिंदु पर एक्स रेखा को काटता हुआ नीचे की ओर आ रहा है, -0 काटता है। जहाँ जिस बिंदु पर काटता है उस बिंदु पर कुल उत्पादन कितना हो जाएगा? अधिकतम हो जाएगा, जिसको हमने ए बिंदु से दिखा रखा है। इसके बाद भी अगर उत्पादन हम जारी रखते हैं,
अर्थात उसी भूमि पर श्रम की इकाइयाँ बढ़ाते जाते हैं तो कुल उत्पादन कम हो जाता है। तो ई के बाद देखिए टीपी वक्र नीचे की ओर गिरना शुरू हो गया, वापस नीचे की ओर झुक गया है, अर्थात ऋणात्मकता शुरू हो गई है। अर्थात इस समय एमपी नेगेटिव हो गई है, परंतु एपी घट रही है, एपी घट रही है। एपी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, एपी कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। अब हमने ये तीनों अवस्था, इसकी तीनों अवस्था हो गई। अर्थात जब कुल उत्पादन तीव्र गति से बढ़ता है, अर्थात सीमांत उत्पत्ति 6, 8, 10 तीव्र गति से बढ़ती है, वो पहली अवस्था होगी। जब सीमांत उत्पत्ति वापस घटना शुरू हो जाती है और पॉजिटिव तक रहती है या जीरो तक पहुंच जाती है, पॉजिटिव रहती है, जीरो तक पहुंच जाती है, वो द्वितीय अवस्था होती है। और जीरो के बाद से जो अवस्था होती है नेगेटिव, वो तीसरी अवस्था होती है। इस अवस्थाओं में कौन सी अवस्था उत्पत्ति के लायक होती है, कौन सी अवस्था उत्पत्ति के लायक होती है, उसके बारे में देखिए। उपयुक्त तीनों अवस्था में प्रथम अवस्था में क्या होता है, कुल उत्पत्ति बढ़ती है, कुल उत्पत्ति बढ़ती है। अर्थात भूमि की मात्रा स्थिर होने पर अगर श्रम की मात्रा बढ़ाएंगे तो कुल उत्पत्ति बढ़ेगी, कुल उत्पत्ति बढ़ेगी। जैसे चित्र दिखा रखा है, एपी वक्र भी बढ़ता है और एमपी वक्र भी बढ़ रहा है। जहाँ दोनों बराबर हो, जहाँ पर दोनों बराबर हो जाते हैं वहाँ पर कुल उत्पत्ति तीव्र गति से बढ़ती है। द्वितीय अवस्था में देखिए, जहाँ पर एपी और एमपी दोनों बराबर इक्वल हो जाते हैं, एक दूसरे को काटते हैं, जहाँ एमपी वक्र एपी वक्र को काटता हुआ नीचे की ओर आ रहा है, एमपी वक्र एपी वक्र को काटते हुए नीचे की ओर आ रहा है, उसके नीचे हो जाता है, वहाँ से कुल उत्पत्ति धीमी गति से बढ़ती है। क्या धीमी गति से बढ़ती है और एपी और एमपी दोनों घटना शुरू हो जाती है। और जब घटकर एमपी शून्य हो जाती है, वो अवस्था द्वितीय अवस्था कहलाती है। तृतीय अवस्था के जब कुल उत्पत्ति एमपी शून्य होने के बाद भी, सीमांत उत्पत्ति शून्य होने के बाद भी अगर चालू रहता है तो उसकी ऋणात्मकता शुरू हो जाती है और कुल उत्पादन घटना शुरू हो जाता है, तो वो कहलाती है तृतीय अवस्था। इसमें जो उत्पादन की अवस्था कहलाती है वो द्वितीय अवस्था कहलाती है। उत्पादन की अवस्था कौन सी कहलाती है, द्वितीय। उत्पादन की कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त होती है, वो उत्पादन की द्वितीय अवस्था उत्पादन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। क्योंकि प्रथम अवस्था में भूमि और श्रम दोनों की कार्यकुशलता बढ़ती है, उसमें एक उत्पादककर्ता को अधिक लाभ कमाने की आवश्यकता होती है। उसके मन में रहता है मैं और कमा सकता हूँ, इसलिए उत्पादन को बढ़ाएगा, तो वो वहाँ पर रुकना पसंद नहीं करेगा। द्वितीय अवस्था में भूमि की कार्यकुशलता बढ़ती है और श्रम की कार्यकुशलता घटती है, इसलिए यहाँ उसको लाभ की अवस्था रहती है, सामान्य लाभ की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए वो वहाँ पर उत्पादन करेगा। तृतीय अवस्था भूमि और श्रम दोनों की कार्यकुशलता घटती है, तो उस अवस्था में वो कभी रहना पसंद भी नहीं करेगा। तो सारांश रूप हम कह सकते हैं कि प्रथम अवस्था तो एक उत्पादककर्ता रुकेगा नहीं, क्योंकि उसके अधिकतम उसको लाभ की प्राप्ति होती है और अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए उत्पादन को बढ़ाएगा, तो द्वितीय अवस्था में चला जाएगा। और द्वितीय अवस्था में क्या होगा, भूमि की कार्यकुशलता बढ़ती जाती है और श्रम की कार्यकुशलता घटती जाती है, परंतु उससे सामान्य लाभ की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए उस स्थिति में उत्पादन करेगा। परंतु तृतीय अवस्था में दोनों में कार्यकुशलता घट जाती है, इसलिए वो कभी वहाँ पर उपस्थित रहना या कार्य करना पसंद नहीं करेगा, इसलिए वो वहाँ से फ्री हो जाएगा और द्वितीय अवस्था में उत्पादन करेगा। थैंक यू दोस्तों।